बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरी शेयर करनी है दो स्टोरीज़। एक ये है कि ये नजम सेठी साहब लंदन गए हैं। वो किस सिलसिले में गए हैं वो सुना है, बहुत ही कोई अहम मुलाकात, कोई अहम पैगाम लेके गए हैं। अच्छा, उस पर भी बात करेंगे। खुर्शीद शाह साहब ने, इसी से रिलेटेड है, खुर्शीद शाह साहब ने एक बड़ा नया फार्मूला दिया है और वो उस फार्मूले पे भी बात करेंगे। और कह रहे हैं कि वो अगर फार्मूला मतलब तय पा जाता है तो उसमें नून लीग भी मान जाएगी और सारे मान जाएंगे, इन हाउस चेंज पे भी मान जाएंगे। तो बहुत सारी बातें हैं। और साथ जनाब दूसरी स्टोरी में नस्ला टावर पे बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कल कह दिया है कि नस्ला टावर को गिरा दो, बारूद मार के गिरा दो। ठीक हो गया ना, बारूद से उड़ा दो, ठीक है ना। अच्छा, पहले आ जाएं खुर्शीद शाह साहब वाली बात और जनाब नजम सेठी साहब वाली बात। और इस पर बात ये है कि पिछले कुछ हफ्तों से नवाज़ शरीफ साहब के साथ बहुत अहम मुलाकातें हो रही हैं। ठीक है ना। यहाँ तो चलें, यहाँ तो एक बात है ना कि शहबाज शरीफ साहब की भी मुलाकातें हो रही हैं ना। वो मुलाकातें बड़ी खुफिया कर रहे हैं और बहुत ही अहम मुलाकातें कर रहे हैं वगैरह। कल उन्होंने एक और भी बड़ी अहम बात कर दी। तो मैं सोच रहा था, मैंने कहा यार मुकाबला बड़ा सख्त है उनका। किन के साथ है मुकाबला? अब ये जो सेम पेज, अच्छा आजकल मुकाबला आम तौर पे होता उन्हीं के दरमियान है जो सेम पेज पे होते हैं। ठीक है ना। और मुझे लगता है कि कप्तान और शहबाज शरीफ साहब सेम पेज पे ही हैं। उन्होंने कहा, अब मामला क्या था कि फैसलाबाद की जलसे में जब वो मरीम नवाज़ साहबा ने कहा कि वो एक शख्स जिसने सारे मुल्क में तबाही मचाई है, वो एक शख्स सब चीज़ों का ज़िम्मेदार है। और वो उनका इशारा किस तरफ था? ज़ाहिर है हर किसी को पता था उनका इशारा DGISI जनाब जनरल फैज़ हमीद साहब की तरफ था। अच्छा, फिर बहुत सारी बातें उन्होंने की। तो कोई उसके बाद या उससे पहले एक बंदा आया ना स्टेज पर और उसने नारा लगवाया, फैज़ हमीद इस्तीफ़ा दो। अच्छा, सिर्फ वहाँ नारा नहीं लगा बल्कि हमने पिछले दिनों सोशल मीडिया पर भी एक ट्रेंड भी देखा। हालांकि ये बड़ा अनयूजुअल है कि आप एक DGISI के अगेंस्ट जो है ना इस तरीके का सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलवाएं या चलाएं कि फैज़ हमीद इस्तीफ़ा दो। तो भाई ये सारी चीज़ें बड़ी अनयूजुअल सी हो रही हैं। तो उसने नारा लगाया। कल शहबाज शरीफ साहब से किसी ने सवाल किया, सहाफ़ी ने, मीडिया टॉक के दौरान, कि सर वो जो नारा लगा था फैसलाबाद के जलसे में, तो क्या वो नून लीग की पॉलिसी है जो क्या? तो उन्होंने कहा कि नहीं, उसका ताल्लुक़ ना तो नून लीग से था, ना वो नून लीग का वर्कर था, ना वो नून लीग का कोई रहनुमा था, ना कोई कारकुन था। ये हमसे कोई किसी किस्म का ताल्लुक़ ही नहीं है। तो उन्होंने साथ ये भी कह दिया कि जनाब के इदारों का हमारे ख़िलाफ़, ये जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आलमी साजिश हो रही है, तो इस दौरान तो इदारों को मजबूत करना चाहिए और उल्टा और किसी के ख़िलाफ़ इस तरह के नारे नहीं लगाने चाहिए। जो पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स हैं वो इदारे का अंदरूनी मामला है वगैरह। तो फिर मैं कह रहा था, फिर तो खान साहब ठीक ही कह रहे हैं ना कि अफ़गानिस्तान के हालात ख़राब हैं, तो फिर आप इदारे के फ़लाँ रहनुमा को, सरबराह को वहाँ पर रोक लें। तो फिर तो वो बात तो वही है ना, घुमा फिरा के। फिर तो इसका मतलब ये है कि मुझे ये पता नहीं है कि क्या पता कि भाई अगली दफ़ा यही बातें तो कह दी हैं। नवाज़ शरीफ साहब ने भी यही बातें, तो मरीम नवाज़ साहबा ने भी कही हैं यही बातें, तो शायद खकान अब्बासी साहब ने भी कही हैं यही बातें, तो और ने भी बहुत सारों ने कही हैं। एक चलो नारा तो एक अलग सी बात है। तो पता नहीं, क्या पता कि शहबाज शरीफ साहब उनको भी कह दें कि इनका भी ताल्लुक़ नून लीग से नहीं है। तो मुझे तो समझ नहीं आ रही कि पता नून लीग की पॉलिसी क्या है। पहले पॉलिसी तो वादे करो ना भाई। अच्छा, फिर उसके बाद जो है ना आ जाएं जनाब। अब कहा जा रहा है, ज़राए बता रहे हैं, बहुत ही बाखबर ज़राए, कि पिछले कुछ हफ़्तों से नवाज़ शरीफ साहब से बड़ी अहम मुलाकातें हो रही हैं और वो मुलाकातों में बहुत कुछ तय भी पा रहा है। ज़ाहिर है हर किसी को पता है ना कि जो फाइनल डिसीजन है वो नवाज़ शरीफ साहब ने करना है। अब सुना है कि अच्छा, पहले कुछ वो नाराज़ भी बहुत ज़्यादा थे। अच्छा, बहुत सारे लोग उनके कहते हैं कि जनाब उनको होना भी चाहिए, क्योंकि उनको जिस तरीके से निकाला गया, जिस तरीके से उनको टारगेट किया गया, तो वो बहुत ज़्यादा नाराज़, तो किसी से बात करने तक के लिए तैयार नहीं थे। अच्छा, कुछ और बहुत ही अहम शख्सियात ने बहुत ही अहम मैसेजेस भी भेजे, उनसे
रब्ता करने की कोशिश की या किया भी सही, और साथ वो भी, ये मैं इंतहाई ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि सॉरी भी किया, ठीक हो गया ना, अपनी बहुत सारी बातों पर सॉरी भी किया, अच्छा बहुत सारी चीज़ों पर। लेकिन साथ जो है ना, अब कुछ कहा जा रहा है कि कुछ अरसे से वो ये भी कह रहे थे कि इधर से कोई पैगाम रसानी आती या जाती पैगाम रसान तो वो कह देते थे कि जी मैंने नहीं मिलना किसी से, ठीक हो गया ना, अच्छा इस में किसी को ना भेजें। तो अब कुछ ज़राए बता रहे हैं, बहरहाल मुझे जो पता चला है कि जी नजम सेठी साहब को भेजा गया कोई ख़ास पैगाम के साथ, और वहाँ पर उनकी बड़ी अहम मुलाकात होने वाली है। और वो ज़ाहिर नजम सेठ साहब ऐसे तो नहीं बताएंगे ना इस तरीके से, तो वो जनाब वो कह रहे हैं कि जनाब उनकी बड़ी अहम, और क्योंकि उनको वो ना नहीं कर सकते थे, कि ज़ाहिर एक वज़ादारी भी होती है, और दूसरी बात ये है कि उनके साथ एक ताल्लुक़ भी होता है, और तीसरी बात ये है कि सेठी साहब का अपना स्टेचर भी माशाल्लाह जो है ना उस हवाले से। तो हमने जो सुना है इसकी फ़र्दर भी कंफर्मेशन करेंगे अगर जब उनका वो सूरत हाल हो जाएगी सारा कुछ, तो खैर पता कर लेंगे। मैं सेठी साहब से ख़ुद भी बात कर लूँगा जब ये जो है ना वो माशाल्लाह तशरीफ़ लाएंगे। तो बहरहाल वो इस हवाले से कि जी वो क्या बात होती है और कौन सी बात होती है, इस दौरान बहुत मतलब बहुत सारी चेंजेस आ रही हैं ना, बहुत सारी। अब यकदम अब ये देखें कि जी जाम कमाल साहब वहाँ से वो गए हैं और बलूचिस्तान में तब्दीली आने लगी है, तब्दीली आ चुकी है, और अब वो कह रहे हैं कि वही तब्दीली पंजाब में और फिर पंजाब से सेंटर में। और अब वो लोग कह रहे हैं कि वो तब्दीली पहले पंजाब में आनी चाहिए, क्योंकि वो तोता है वसीम अकरम प्लस, जिस तोते में खान साहब की जान है, तो उसी तोते की जो है ना एक तरह से सियासी गर्दन पहले मरोड़ो। तो वो फिर वो कह रहे हैं कि जनाब वो किस तरह से होगा, पीपल्स पार्टी वाले भी। अच्छा पंजाब की जो इन हाउस चेंज है उसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, उसके नंबर भी पूरे हैं। वो अगर नून लीग, पीपल्स पार्टी और क्यू लीग ये मिल जाते हैं तो बड़े आराम से नंबर पूरे हो रहे हैं। और क्यू लीग को आपको पता है, काफ लीग को अगर थोड़ा सा भी कहीं से इशारा होता है, या अगर इशारा नहीं भी होता और वो न्यूट्रल हो जाते हैं, ठीक हो गया ना, वही लाने वाले न्यूट्रल हो जाते हैं, तो फिर तो आपको पता है कि फिर क्या हशर होगा। और उनको स्पीकरशिप के साथ साथ जो है ना बाकी वजारतें भी दी जाती हैं, या बाकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक खुर्शीद शाह साहब ने बड़ा आसमा शिराजी साहबा के प्रोग्राम में बड़ा अहम फार्मूला दिया है, और वो फार्मूले की बड़े चर्चे हैं आजकल। और वो चर्चे क्या हैं, खुर्शीद शाह साहब चूँकि आपको पता है बहुत ही मंझे हुए सियासतदान, अभी वो भी उनकी भी ज़मानत हो गई है, सुप्रीम कोर्ट से हुई है, और मैं हैरान हूँ वो 2 साल बेचारे वो नैब की कैद में रहे। और वो कहने वाले तो ये कह रहे हैं ना कि जी 2 साल से उन्होंने 2 साल में से ज़्यादातर वक्त उन्होंने जो है ना वहाँ हॉस्पिटल में गुजारा। भाई अगर हॉस्पिटल में भी गुजारा, चलें हम मान लेते हैं कि हॉस्पिटल में गुजारा, तो हॉस्पिटल में भी ऐसे 2 साल पड़े रहने से, या चलो ठीक है उनकी लिमिटेड को मुलाकात हो जाती होगी या जिस तरीके से भी होता होगा, तो फिर आप ये भी तो देखें ना कि उन पे साबित क्या हुआ है। आप 2 साल किसी को अपने घर में बंद कर दें, हॉस्पिटल को तो छोड़ दें, उन पे उसके बाद उन पे साबित ही कुछ ना हो और उनको अपने घर से निकलने की इजाज़त ना हो, तो फिर ये भी एक कन्फाइनमेंट तो है ना, ये भी एक कैद तो है ना, ये इस तरह से थोड़ी है। और उसका कोई कसूर भी 2 साल में कुछ साबित भी ना हो सके, तो फिर ये नैब ने क्या किया है, फिर वो इनसे नहीं पूछने वाला। उसी खुर्शीद शाह साहब ने जनाब एक फार्मूला दिया, उन्होंने कहा भाई कि इन हाउस चेंज लाते हैं, ठीक है ना, और सेंटर में भी आ सकती है जब MKM और जब जो है ना ये सारा काफ लीग और सारा कुछ मतलब जो है ना इस तरीके से, तो कहते हैं भाई इन हाउस चेंज लाते हैं, और उस इन हाउस चेंज के नतीजे में जो भी वज़ीर आज़म बने ना वो फौरी तौर पे असम्बली तोड़ दे और वो इंतखाबात हो जाए नए। आप देखें कि अगर बिलफर्ज मैं कहता हूँ कि भाई इन हाउस चेंज ले आते हैं, और वो फौरी तौर पे, असल में मसला ये था कि नून लीग नहीं मान रही थी इन हाउस चेंज पर। वो कहते कि नहीं हम साल या 1.5 साल के लिए नहीं आते, और किसी के साथ बैठेंगे तो तब भी हम पर जो है ना एक दोष आएगी, एक इल्ज़ाम होगा कि जनाब ये आप देख लें कि ये इस तरीके से। और अगर किसी के साथ नहीं बैठेंगे, ख़ुद हुकूमत में आएंगे, तो जो अवाम हैं जो इतने तरसे हुए बेचारे, इतने जो मज़लूम अवाम जिन पे इतना जुल्म हुआ महंगाई के और बेरोज़गारी के और इन सारी चीज़ों से पिसे हुए
अवाम हैं, तो वो जनाब वो कहेंगे कि हमें तो 3-4 महीने में रिलीफ चाहिए। और ज़ाहिर है ऐसी बात है, अब वो चलो गंदे थे, वो चले गए, अब आप आ गए, हमें तो 4-6 महीने में रिलीफ चाहिए, हम तो मर रहे हैं। तो इतना किसके पास जादू है, जादू का चिराग या जादू की छड़ी या अलादीन का चिराग किसके पास है कि वो जनाब फ़ौरन दिनों में जो है ना, या महीनों में उनको रिलीफ दे जो इन्होंने गंद डाला हुआ है। तो इस हवाले से किसके पास वो है? तो वो ये चाह रहे हैं कि नहीं यार, हम तो मतलब सिर्फ़ और सिर्फ फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाह रहे हैं। इस वजह से उनको खुर्शीद शाह साहब ने फार्मूला कि एक वज़ीर आज़म हो आ जाए और वो फौरी तौर पे असम्बली तोड़ दे। हफ्ते बाद उन्होंने कहा भी है, उन्होंने कहा हफ्ते बाद, महीने बाद, ठीक हो गया ना, 2 महीने बाद वो असम्बली तोड़ दे और असम्बली तोड़ने के बाद होना इलेक्शंस हो जाएं। अच्छा, ये वैसे सजेशंस या ये फार्मूला तो बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन अब इसमें यह है कि इसमें कौन कौन कैसे कैसे क्या क्या तरीक़ाकार है, इसकी क्या गारंटी है कि अगला वज़ीर आज़म काबू ना हो जाए। उसकी फिर एक ही बात है कि अगर ऐसा हो जाए तो फिर कोई ऐसे को वज़ीर आज़म बना दिया जाए कि जो, क्योंकि इस वक्त तो इन हाउस चेंज के नतीजे में पीपल्स पार्टी तो चाहेगी ना, चलो अगर लंबा होता है तो हो जाए, बाकी भी कुछ लोग चाहेंगे, काफ लीग भी चाहेगी कि होता है तो हो जाए। उनको कहते हैं कि पंजाब में भी कुछ मजबूत हो जाएंगे, उस तरह से सिंध असम्बली भी चलती रहेगी और सारा कुछ इस तरीके से। PTI भी इवन चाहेगी को वहाँ खैबर पख्तूनख्वा वाले के जनाब वो भी लंबा चलती जाए, ठीक हो गया ना। लेकिन नून लीग कभी नहीं चाहेगी, वो कहेंगे नहीं जनाब फौरी तौर पर ये इलेक्शन हो और नए इलेक्शन हो। MKM भी कभी नहीं चाहेगी, वो भी MKM भी इसी तरीके से पर तोल रही है और वो कहती है जी फौरी इलेक्शन होने चाहिए, ठीक है ना। अब एक ऐसा वज़ीर आज़म होना चाहिए कि जो फिर नून लीग या ऐसे के हाथ में हो कि जब भी वो उसको कहें तो वो कहें कि जनाब ये जो है ना असम्बली फौरी तौर पे तोड़ें। अब हफ्ते बाद तोड़नी है, ये पहले बैठ के अब इसमें, क्योंकि हम तो मुआहदों से भी मुकर जाते हैं ना। मुझे याद है कि जब वो मुआहदा हुआ था जजेस की बहाली का, और बाद में जब वो सूरत हाल पिछली, तो वो ख़ुद आसिफ जरदारी साहब ने ये कहा कि मुआहदे को कुरान और हदीस के लफ्ज़ होते हैं, ठीक हो गया ना, तो उनको तो वायलेट इसका मतलब किया जा सकता है। तो मकसद कहने का ये है कि फिर ऐसा ना हो ना कि मुआहदा भी रिटर्न भी कर दिया जाए और फिर आपस में भी तलखी हो जाए और फिर ये बिल्कुल ही अजीब व गरीब सी सूरत हाल हो जाए, उनको भी निकाल बैठें और फिर फर्दर ऑप्शन भी कोई ना हो, तो एक अनारकी सी फैल जाए। तो कोई ऐसा बंदा आ जाए कि जो फ़ौरन जिनको जिस तरीके से अगर एक सारे मिला के इस पर मुआहदा करते हैं, और वो मुआहदा मीडिया के सामने आना चाहिए, और वो मुआहदा जो है ना सब कौम के सामने आना चाहिए कि हम ये कर रहे हैं, जब ये सूरत हाल हो जाती है और जब ये बन जाती है तो हम इतने अरसे में इसको डिज़ोल्व करेंगे असम्बली को, हर सूरत जो है ना इसको, और वो मीडिया पे चले और कौम के सामने आए। अगर इस तरह की सजेशन बहुत ज़बरदस्त है। इस कह रहे हैं कि इस तजवीज़ पर ख़ुद नून लीग भी जो आ जाएगी और सारा कुछ जो है, और भी बहुत सारी काम की बातें आपसे डिस्कस करनी है। फिर आपका गिला होता है कि जनाब वीडियो लंबी हो जाती है, लेकिन अब क्या करेंगे, बहुत सारी काम की बातें जब जमा हो जाती हैं ना, तो इस हवाले से नस्ला टावर पे आ जाएं जनाब। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि नस्ला टावर को गिरा दो, और कैसे गिरा दो जनाब, धमाके से उड़ा दो, कंट्रोल, ठीक हो गया ना, कंट्रोल्ड एमोनिशन ब्लास्ट से, ठीक है ना। अच्छा, आप तो माहिरीन कह रहे हैं कि पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान में वो वाली टेक्नोलॉजी है ही नहीं, कि सुप्रीम कोर्ट कह रही है, जस्टिस गुलजार अहमद साहब जनाब, उन्होंने वहाँ पे 3 रुकनी बेंच ने उसकी समाअत की और उन्होंने कहा कि जी आपको तो कहा था, वो तो अपील भी खारिज हो गई है, नज़रसानी की भी, और इस तरीके से अब आप उड़ाएं उसे बम धमाके से और आसपास की बिल्डिंग्स या इंसानों को नुकसान ना पहुँचे, और इस तरीके से आप जो है ना। अच्छा, मैं अफसोस के साथ कहता हूँ कि ये ख़ुद यही मामला था बनी गाला का, कि जो 300 कनाल के महल को जिस तरीके से रेगुलराइज़ किया गया, उसको किसी ने नहीं कहा कि आप इसको गिराएं या उसको बारूद से उड़ा दें। अच्छा, इस तरीके से जो है ना यही मामला था। ये जो आप जाए ना, बिल्कुल कन्वेंशन सेंटर के साथ एक बहुत बड़ा सा एक बिल्डिंग बनी हुई है, उसको कॉन्स्टिट्यूशन 1 के नाम से जानते हैं। उस बिल्डिंग वो भी इसी तरीके से काफ़ी अरसा जो है ना रुकी रही। अब साकिब निसार साहब का आखिरी दिन था बाब रहमते का, और बाब रहमते ने रिटायर हो जाना था, उसी आखिरी दिन में उसको रेगुलराइज़ किया गया। और वहाँ पर CDA के और उनके नुमाइंदे चीखते रहे, बेचारे CDA का वकील भी, कि सर वो जो है ना मतलब वो माय लॉर्ड, ये अभी काबीना का इजलास होगा, हमने इसमें रखना है और इसमें जल्द फैसला कर। उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, मैंने इसको आज ही रेगुलराइज़ करना है। उसको आज ही रेगुलराइज़ किया गया। अच्छा, इसी तरीके से कल मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, मोइज़ जाफरी साहब ने लिखा, बहुत ज़बरदस्त किस्म का आर्टिकल था। उन्होंने कहा कि जी जस्टिस गुलजार साहब ने यही कंटोन
कंटोनमेंट की कुछ ज़मीनों का इस तरीके से वो एक नोटिस लिया था, जो वहाँ पे गालिबन फैसल कंटोनमेंट थी कराची में, ये कारसाज के आसपास। तो वहाँ पर जो है ना उन्होंने कहा था कि कंटोनमेंट की ज़मीन आप कंटोनमेंट के पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप कारोबारी मकासद या किसी और के लिए करेंगे तो फिर ये जो है ना, और वो वापस हो जाएगी ज़मीन। वो वापस भी नहीं हुई, वो फैसले पर अमल दरामद भी नहीं हुआ। उसी तरीके से उन्होंने कंटोनमेंट की ज़मीन पर ही एक नोटिस लिया था कि जनाब उधर सिनेमा बना हुआ है और इसको गिराना पड़ेगा। वो सिनेमा आज भी पूरे कर्रो फर के साथ चल रहा है। उन्होंने नोटिस लिया था कि ये कैंट की ज़मीन पर जनाब ये किस तरीके से चला रहे हैं शादी हाल्स और इस तरह की बाकी कारोबारी सरगर्मियाँ, ठीक हो गया ना। तो वो आज भी वही शादी हाल्स वहाँ पे चल रहे हैं। तो सर नस्ला टावर जो है, जो जिसमें तकरीबन को बता रहे हैं कि कोई 44-45 जो है ना उसमें फ्लैट्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं, और उसमें तकरीबन को 39 या 40 में इंसान आबाद हैं। अब अगर आप तकरीबन कोई 4-5 की फैमिली का भी एवरेज रखें तो ये 200 बंदे जो है ना, और उन्होंने 2013 से गालिबन उनके 2013-17 में ये इस तरीके से उनके हवाले हुआ। उन बेचारों ने किस तरीके से जो है ना मतलब वो किया, अपना पैसे भरे और वो बाद में उनके हवाले हुआ। अब वो कहा जा रहा है कि इनको इन्वेस्टर से पैसे वापस करवाओ। अब बताया जा रहा है कि एक जो अपार्टमेंट की जो 3 बेडरूम का है उसकी कीमत बताई जा रही है 3 करोड़, और जो 2 बेडरूम का है उसकी कीमत बताई जा रही है रफसा, जो मार्केट की कीमत है 2 करोड़। अब आप बताएं कि पता नहीं उन्होंने इन्वेस्टर को कितना पे किया होगा, उसने बनाया, अब इन्वेस्टर किधर नस नुस गया, वो वापस करेगा उनको। अब आप बताएं कि आपने उनका बगैर कोई और बंदोबस्त किए, कोई बगैर इंतज़ाम किए उनको पैसे आप फिर पहले पाबंद करें ना किसी को, या उस इन्वेस्टर को, या बाकी गवर्नमेंट को, बाकी सारों को, कि आपने कैसे जो है ना इस तरीके से। अच्छा उस वक्त वो सारे कह रहे हैं कि जी हमने तो एनओसी भी हासिल की थी। अच्छा जिसने उनको एनओसी दी, आप उनको कोई अगर गलत तजावजात हुई हैं तो आप उनको सजा दें, बजाय इसके कि एनओसी वो अब मैं अपने घर की एनओसी प्रॉपर कंसर्न्ड अथॉरिटी से हासिल करूं और बाद में पता चले कि ये मुझे एनओसी गलत दी गई है और ये तो गलत ही एंक्रोचमेंट है और ये तो गैर कानूनी जगह पे बना हुआ है। तो फिर आप खुद बताएं ये मेरा कसूर है या उस इदारे का कसूर है? जो इदारा बैठा ही इसी काम के लिए है कि वो बताता है कि जी एनओसी अब सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने दी है या जिसने भी दी है उसका एनओसी, उसको जिसने भी उसकी परमिशन दी है, इजाज़त दी है, तो उससे इजाज़त होनी चाहिए, ना कि इस तरह से कि आप इस टावर को गिरा दें और बारूद से उड़ा दें और वो जो 200 इंसान वहाँ पे आबाद हैं वो क्या करें, वो गली पे बैठें, वो सड़क पर बैठें माज़त के साथ। तो मैं समझता हूँ कि हमारी अदालतें भी जो है ना माज़त के साथ और इंतहाई अदब के साथ कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं, कुछ इस तरह के फ़ैसले होते हैं जो अब मैं क्या इसको जो है ना मतलब बहुत ही मुझे अफसोस हुआ है कि जनाब आप इसको तो इसी तरीके से बारूद से उड़ा दें और बम से उड़ा दें और मतलब जो है ना जो बाकी इंसान है वो कहाँ जाएं। ये एक बहरहाल मुबैना तौर पे एक अफसोसनाक रविश है। अल्लाह ताला इस कौम पर, इस मुल्क पर रहम फरमाए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।